नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने यूक्रेन रशिया क्राइसिस पर आज रात तक की सभी महत्वपूर्ण खबर एक ही सेशन में। कोशिश की जा रही है कि आपको अपडेट करें। अगर आपको याद हो तो कल रात को मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपसे कहा था कि रात 11:30 बजे बाइडेन का राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला है, अमेरिका के राष्ट्रपति का अपने राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला है। और दूसरा मैंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मध्यस्थता के लिए पुतिन से बातचीत करेंगे। तो ये दोनों ही अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक एक करके दोनों सुर्खियां आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो आइए जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ हुआ। सबसे पहली सुर्खी जो आपको सुननी चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, जिसके बाद हम इस बात का विश्लेषण प्रारंभ करेंगे। आइए पहले एक पंक्ति सुनिए, उसके बाद में हम सुनना शुरू करते हैं। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. I know this is hard and that Americans are already hurting. I will do everything in my power to limit the pain the American people are feeling at the gas pump. This is critical to me. But this aggression cannot go unanswered. If it did, the consequences for America would be much worse. America जिसका डर था वही हुआ। यूक्रेन को आगे बढ़ा करके अमेरिका पीछे हट गया। आपको याद होगा कल रात के एनालिसिस में भी मैंने आपसे यही कहा था कि अमेरिका से इस बात की उम्मीद पूरी की जा सकती है कि यह हमेशा जैसा इसकी फितरत में रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, यह केवल और केवल अपने आर्थिक फायदे ही ढूंढता आया है। इसके साथ में रह करके कभी कोई देश आगे नहीं बढ़ पाया है। इसने वही किया। यूक्रेन को पूरे समय प्रवोक करता रहा, नाटो में मिल जाओ, तुम्हारी सुरक्षा में ये कर देंगे। रशिया के साथ प्रवोक करता रहा और जब यूक्रेन पूरी तरह से युद्ध में उतर गया, पूरी तरह से जिद मचा करके कि हां हम अब रशिया के साथ 1-to-1 करने के लिए तैयार हैं, वो यूक्रेन जिसकी 1/4 फोर्सेस हैं, 1/4 सैन्य ताकत है, वो रशिया का सामना करने के लिए तैयार हो गया। आज सुबह सुबह जो वहां के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद यह स्वीकार किया है कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। यानी कि जितने भी नाटो अलाइज थे, 27 की 27 देश अब ये केवल नॉट अवेलेबल वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। अमेरिका की बात आपने अभी सुनी। बाइडेन ने कहा है कि हमारी सेनाएं युद्ध में भाग नहीं लेंगी। क्या समझा जाए इसका मतलब? अब इनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन सुनिए। इन्होंने कहा है कि हम तो केवल युद्ध में तभी भाग ले सकते थे जब यूक्रेन नाटो का सदस्य होता। यूक्रेन नाटो का सदस्य होता, यानी कि इन्होंने जिस कारण से लड़ाई लड़ी थी। आज आप सोच के देखिए कि यूक्रेन पर अगर रूस का हमला हुआ है तो इसके पीछे बहुत बड़ा वजह अमेरिका है, जिसने यूक्रेन को पूरे टाइम प्रवोक करके रखा कि हम आपको नाटो में मिलाना चाहते हैं। रशिया के खिलाफ उसे उगाल के रखा और आज स्थिति यहां पहुंच गई कि जब वो नाटो का सदस्य नहीं बन पाया तो यहां पर अमेरिका उसका साथ देने भी आगे नहीं आया और कहा कि हम उसकी किसी भी प्रकार से सैनिक मदद नहीं करेंगे। फिर इनसे पूछा गया तो जनाब करेंगे क्या आप? तो फिर उन्होंने कहा कि हम अब रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। यह तो आपसे अपेक्षित था। अपेक्षित इसलिए था क्योंकि इसमें भी आप ही का फायदा है। रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, निश्चित ही इससे रशिया को तो नुकसान होगा, लेकिन सही मायने में तो फायदा आप ही को होगा, यानी कि आपका कोई लॉस नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल जो अमेरिका के लिए बनता है और वो सवाल यही है कि जनाब आज से पहले जब जब आपने युद्ध में पार्टिसिपेट किया तो क्या अफगानिस्तान, क्या सीरिया, क्या इराक, ये सब नाटो मेंबर्स थे? जहां जहां आपने जाकर हमले किए या फिर किसी का पक्ष लिया, आप जब भी युद्ध में गए हैं अपने हितों के लिए गए हैं। दुनिया को यह समझने की बात आनी चाहिए। साथियों, अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि यह प्रतिबंध लगाएगा, आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। आप देखिए जरा, इस स्टेटमेंट को सुनने का प्रयास करिए। Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.
I just spoke with the G7 leaders this morning, and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. We'll limit their ability to do that. Between our actions and those of our allies and partners, we estimate that we'll cut off more than half of Russia's high-tech imports. It will strike a blow to their ability to continue to modernize their military. It'll degrade their aerospace industry, including their space program. It'll hurt their ability to build. जैसा कि इन्होंने कहा है कि अमेरिका रशिया को अब डॉलर में, पाउंड में, येन में, इनमें व्यापार नहीं करने देगा। अंत का मतलब यही निकल करके आता है कि अमेरिका कहना चाह रहा है कि वो इस प्रकार से व्यापार करने से रोक देगा, और किया भी है। उसने हाल ही में G7 देशों से बात करके ये कहा है कि रशियाज एबिलिटी टू डू बिजनेस इन डॉलर, यूरोस, पाउंड एंड येन to be the part of global economy will limit their ability to do that। यानी कि ये व्यापार करने से रोक देगा। सिंपल सी बात है जी, आप व्यापारी हो, एक को व्यापार करने से रोक दोगे, आपने इतना ही किया है। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो इसने ईरान के ऊपर भी ऐसे ही आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। ईरान पर लगाए हुए आर्थिक प्रतिबंध के कारण ही रियाल का बुरा हाल हो गया था। ईरान की करेंसी जो है वो पूरी तरह से डिवैल्यूएट हो गई थी। उम्मीद की जा रही है कि रशिया के साथ आर्थिक प्रतिबंध उसे निश्चित ही नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन भारत, चीन या दुनिया के और बहुत से देश जो कि रूस के साथ बने हुए हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो रशिया को इन मामलों में किसी भी प्रकार से झुकने नहीं देंगे। आने वाले समय में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका इस प्रकार से आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए कितना आगे बढ़ता है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी और निकल कर आ रही है, और वो ये है कि इन्होंने अपने सेशन में यह भी कहा है कि फ्राइडे के दिन, यानी कि आज, नाटो के देश आपस में बैठक करने वाले हैं। यानी कि अमेरिका ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। अपनी सेना ना भेजने के साथ साथ हम इन पर सैंक्शंस लगाएंगे, इनकी बैंकों को अमेरिका में काम नहीं करने देंगे। साथ में अमेरिका किसी भी प्रकार की तकनीकी को अब रशिया नहीं जाने देगा। G7 सदस्यों के साथ बातचीत करके निर्णय लिया गया है कि इनके साथ में पाउंड, येन और डॉलर्स, इनके अंदर, यूरो के अंदर व्यापार नहीं किया जाएगा। निश्चित ही इससे आर्थिक रूप से रूस को काफी बड़ा नुकसान होगा। साथ में इन्होंने अपनी शेखी भी बघारी। शेखी बघारते हुए कहा कि हम दुनिया को तारीख तक बता रहे थे कि इतनी तारीख को युद्ध होगा। तो भैया, तुम अच्छे फोरकास्ट करने वाले हो सकते हो तुम दुनिया को, लेकिन यह भी तो माहौल दे रहे थे कि अगर युद्ध हुआ तो यह हो जाएगा, अमेरिका सेना उतर गई तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। अब कहां भाग गए? कहने का मतलब यह है कि अमेरिका कहने लग रहा है, बाइडेन ने कहा है, हमने तो लोगों को पल पल के अपडेट दिए थे। इन्होंने बॉर्डर के किनारे हॉस्पिटल्स बना लिए थे ताकि युद्ध में अगर इनके सैनिक शहीद होते हैं या फिर बीमार होते हैं या फिर क्षति पहुंचती है तो उनकी सेवा की जा सके। उनके लिए ब्लड इन्होंने किनारे पर पहुंचा दिया था। कुल मिलाकर बात यह निकली जी कि बाइडेन की जो बात है वो केवल एक माहौलबाजी निकली। इन्होंने कहा कि हमने इनके साथ बैंकिंग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, आर्थिक प्रतिबंधों में अमेरिका ने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लाद दिए हैं, लेकिन पुतिन इन चीजों के लिए बहुत लंबे समय से प्रिपेयर थे। मार्केट में अब एक नई बात चल रही है, और वो ये चल रही है कि केवल अमेरिका ये ना सोचे कि दुनिया उस पर डिपेंडेंट है। इसका रिवर्स पुतिन मार्केट में पहले ही बना चुके थे, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसीज का जो मार्केट बूम हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया और चीन की बहुत सोची समझी रणनीति थी। इन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी को इतना ऊपर चढ़ा के रखा। आज अमेरिका अगर डॉलर में व्यापार नहीं करता है तो इसी का सब्स्टिट्यूट रशिया ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से निकाला था। आपको मालूम होना चाहिए, क्रिप्टो माइनिंग में सबसे आगे चलने वाले देशों के अंदर यूएसएसआर, मतलब रशिया और उसके अलाइज कंट्रीज बहुत आगे हैं। यानी क्रिप्टो एक पैरेलल इकोनॉमी के रूप में डेवलप ही इसलिए किया गया था ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई प्रतिबाधाएं उत्पन्न हो तो व्यापार को रोका ना जा सके। ऐसी बातें अब मार्केट में आने लगी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने जितनी भी बातें कही, उन सब बातों में से एक सार तो निकलता है कि सेना नहीं जाने वाली है। नंबर दूसरा, नाटो की आज मीटिंग होने वाली है। देखना होगा कि नाटो इसके साथ में क्या करता है। इस बीच में फ्रांस का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि फ्रांस ने कहा है कि वो
यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। हर संभव मदद करेगा से मतलब है कि यदि यूक्रेन ने फ्रांस से मदद मांगी तो हो सकता है कि यूक्रेन को फ्रांस अपनी सैन्य मदद भी पहुंचा दे। यह इंपॉर्टेंट मायने रखने वाली बात है, यानी दुनिया के सामने लीडर बन के फ्रांस आ सकता है। यह तो था न्यूज का पहला हिस्सा जिसका आपने रात भर इंतजार किया, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। न्यूज का दूसरा हिस्सा यह कि इस समय सोशल मीडिया पर एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और वो वायरल न्यूज यह है कि कल के सेशन में मैंने भी आपको सुनाया था कि यूक्रेन के जो राजदूत हैं उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की गई थी और कहा गया था कि वो राजनेताओं में स्ट्रॉन्गेस्ट राजनेता हैं, वर्ल्ड लीडर के रूप में उनकी छवि है। अगर उन्होंने पुतिन से बातचीत करी तो निश्चित ही वो युद्ध पर कोई विचार करेंगे। सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारी सॉल्यूशंस निकल करके आए। बताया गया कि ये जो यूक्रेन है ये कभी भारत का पक्षधर नहीं रहा है, यानी ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो यूक्रेन का जो मामला है वो भारत के परमाणु बम हमले के बाद में भारत का विरोध करना, जब भारत ने परमाणु बम परीक्षण किया तब यूक्रेन भारत के खिलाफ था। कश्मीर मसले पर इसने भारत के खिलाफ यूएन के अंदर वोटिंग की हुई है। पाकिस्तान के साथ इसने हथियारों का व्यापार किया हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि यूक्रेन का जो पुराना इतिहास है वो भारत समर्थन का नहीं रहा है। लेकिन इस बारे में मैं किसी भी तथ्य की सत्यता पुष्टि नहीं करता। वायरल जो मैसेजेस चल रहे हैं, जो न्यूज निकल कर आ रही है, मैं उनके हवाले से यह सारी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में उम्मीद लगाई जा रही थी कि यूक्रेन मसले पर जब भारत से निवेदन किया जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी के इंटरफेयर पर पुतिन शायद इन हमलों को रुकवा दें। मोदी जी ने रात को बातचीत करी, मोदी जी के द्वारा पुतिन से रात को बातचीत की गई। ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डायल्स रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, अपील फॉर इमीडिएट एंड टू वायलेंस इन यूक्रेन। और मोदी जी ने पुतिन को फोन करके कहा कि आप अपनी वायलेंस को जो कि यूक्रेन में हो रही है इसे खत्म कर दीजिए। एंड वायलेंस, रिटर्न टू डायलॉग, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा। यानी कि प्रधानमंत्री ने पुतिन से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वायलेंस किसी भी प्रकार का समाधान नहीं है, बैठ करके डायलॉग करिए। अब यह समझ में आ जाना चाहिए। आप एक बात देखिए, भारत की दूरदर्शिता देखिए। भारत से बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि इस मसले पर भारत किसी ना किसी गुट का साथ ले ले। आप देख सकते हैं कि भारत का कितना दूर का विजन है। ये इस बात को बहुत पहले भांप गया था कि अमेरिका के गुट में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। भारत ने यूक्रेन मसले पर एक बार भी अमेरिका के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया। जहां बात हुई यूनाइटेड नेशन में, भारत ने हमेशा एक ही लाइन रखी और वो ये थी कि ये आप दोनों का आपसी मसला है। और ये बहुत सच्ची बात है साथियों। जीवन में हमारे ये संस्कार याद रखने वाले हैं कि अगर आपकी किसी मित्र से लड़ाई हो ना, तो वो जो तमाशाबीन है ना, उसकी वजह से आपके मित्र से लड़ाई हो, पड़ोसी से लड़ाई हो, किसी और के कहने पर आपस में मत लड़िए। आपके अपने मुद्दे हैं, खुद से सुलझाइए। भारत ने पाकिस्तान के साथ, भारत ने चीन के साथ किसी भी थर्ड पार्टी को मध्यस्थ नहीं बनाया है। याद होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बहुत बार कहा कि मैं भारत पाकिस्तान का मध्यस्थ बनना चाहता हूं। बहुत बार कहा कि मैं भारत चीन का मध्यस्थ बनना चाहता हूं। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा जब मसला हमारा आंतरिक है, जब हमारा द्विपक्षीय मसला है, तो तीसरा व्यक्ति इसमें नहीं बैठेगा। और इस बार भी भारत ने दृढ़ता से अपनी बात रखते हुए कहा आप दोनों को वायलेंस खत्म करनी चाहिए और टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, दोनों को एक साथ। अब तो यह समझ में आ जाना चाहिए, विशेष रूप से यूक्रेन को भी, कि उसके साथ में कोई नहीं था, केवल माहौलबाजी थी। उसे आगे बढ़ा करके सब लोग पीछे हट गए। वो एक धमाल मूवी के अंदर, धमाल है, कौन सी मूवी है, धमाल के अंदर जब वो हीरो कहता है कि मैं हर बार आगे कैसे आ जाता हूं, वो ये इसके साथ यूक्रेन के साथ हो गया है। सब लोग साथ में थे, उसको आगे छोड़ करके बाकी लोग पीछे हट लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मोदी जी ने यहां पर जो डायलॉग दिया है ना कि पीएम डायल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, अपील फॉर इमीडिएट एंड, ये बहुत मायने रखता है। मोदी जी ने कल रात को पीएम इनसे बात की और कहा कि आप लोग युद्ध विराम करिए और युद्ध विराम करके आपसी वार्ता को स्थान दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे साथियों। यह बात प्रधानमंत्री ने कहने का साहस जुटाया और पुतिन से डायरेक्ट संवाद किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय
आप लोगों का चहेता पाकिस्तान जो है वो वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके साथ में किसी भी प्रकार की कोई कंक्लूसिव बातचीत नहीं हुई। मैं उसके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, उसको मैं यहां पर स्थान नहीं देना चाहता। इतनी महत्वपूर्ण खबर में उसको क्या देना जगह, तो उसको मैंने अलग से डाल दिया है। आप देखना चाहें तो उसके लिए एक अलग से छोटा वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा। भारत ने पुतिन से जब बात की तो साफ साफ कहा, और दूसरा भारत ने यह कहा कि जो हमारे विदेशी, मेरे प्यारे साथी, प्यारे भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का इमीडिएट प्रयास किया जाए। याद रखिएगा, दुनिया इस बात की हमेशा गवाह बनेगी कि भारत की यह दूरदृष्टिता थी कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर भारत तटस्थ बना हुआ था। आप जब आंसर भी लिखें किसी क्वेश्चन के अंदर, याद रखिएगा यह बहुत बड़ी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। मिन्स्क एग्रीमेंट भारत ने हर बार रेफरेंस में दिया है कि आप मिन्स्क एग्रीमेंट को ही फॉलो करें। अब इस समय स्थिति यह है कि यूक्रेन के अंदर बहुत जगह धमाके हो रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर भी लोग इस समय सबका युद्ध का विरोध कर रहे हैं। आम जन जो है युद्ध से बुरी तरह प्रभावित होता है। साथियों, इसके थोड़ी ही देर बाद 9:30 बजे मैं रियल न्यूज एंड एनालिसिस वाला सेशन आपका लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं यह बताऊंगा कि युद्ध के मात्र एक दिन गुजर जाने पर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मात्र एक दिन के युद्ध में आप सोच रहे हैं कि पुतिन का ही नुकसान होगा, आप जान के आश्चर्य करेंगे। आरएनए का पहला सवाल ही मैंने यह बनाया है कि वर्ल्ड में कितना नुकसान केवल एक दिन के युद्ध से हो चुका है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस युद्ध की वजह से पड़ोसी मुल्कों में इमरजेंसी लग चुकी है। वो आरएनए के दूसरे सवाल में मैं आपके साथ आज लेके आ रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, यूक्रेन के अंदर भारतीयों को निकालने के लिए और दूसरे रास्तों के लिए विचार विमर्श हुआ। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब पूरी सरकार बैठी तो चर्चा यह हुई कि हम अपने फंसे हुए भारतीय नागरिकों को यूरोप के रास्ते होकर के बाहर निकालेंगे। यह रात भर की न्यूज है साथियों। बाइडेन की घटना आपने सुन ली। इधर की तरफ प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से साफ कहा है कि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हम उन्हें पोलैंड के रास्ते, हंगरी के रास्ते होते हुए निकालेंगे, और हुआ जब आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें डायरेक्ट एयरलिफ्ट किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है। नए रास्तों के बारे में विचार हो रहा है। यूक्रेन के साथ साथ निकलने के लिए पोलैंड का रास्ता सर्वोपरि है। यूनाइटेड नेशंस की अगर बात माने तो लगभग 1 लाख से ज्यादा अभी तक माइग्रेशंस हो चुके हैं। 150 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। अभी तक किसी भी भारतीय के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूक्रेन के अंदर अगर स्थिति की बात हम करते हैं तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो पूरी तरह से माहौल के अंदर साइबर माहौल बनाया जा रहा है। रशियन जो साइबर अटैकर्स हैं, उनका कहना है कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन ये बात झूठी है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अभी आधे घंटे पहले का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं देश में टका हुआ हूं और जब तक पुतिन मुझे मार नहीं देते तब तक यह युद्ध खत्म नहीं होगा। उनका जो युद्ध है यह मुझे टारगेट करने के लिए बनाया गया है क्योंकि मैं रूस का विरोधी हूं। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन पर जो कीव पर लगातार हमले चल रहे हैं वो, और उन्होंने साफ कहा है कि मैं अंतिम समय तक यूक्रेन में टिका रहूंगा। स्थितियों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आसपास के क्षेत्रों के अंदर माहौल गर्म हो चुका है। ये जो नाटो है, नाटो के द्वारा आज मीटिंग बुलाई गई है फ्राइडे के दिन। नाटो की मीटिंग के बारे में जो भी रिजल्ट निकलेंगे आज के दिन के सेशन में हम आपसे साझा कर देंगे। मैं आप तक लगातार अपडेट लेकर के आ रहा हूं। इसके साथ साथ भारत के द्वारा जो एम्बेसी हंगरी में बनाई हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं यूक्रेन के जो बॉर्डर साझा हो रहे हैं। एक तरफ बेलारूस से हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पोलैंड से हो रहे हैं, स्लोवाकिया से हो रहे हैं, हंगरी से हो रहे हैं। इधर की तरफ रोमानिया से हो रहे हैं, मोल्डोवा से हो रहे हैं। चूंकि हम रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड इन रास्तों से निकल सकते हैं क्योंकि बेलारूस में ऑलरेडी रूसी सेना है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों पोलैंड के रास्ते होने के प्रमुख रास्ते बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि यहां पर हंगरी के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उसके द्वारा बयान दे दिया गया है कि डियर फेलो इंडियंस इन यूक्रेन, it is informed that embassy of India in Budapest is in contact with government of Hungary for the evacuation through Jahony border। मतलब यह है कि हम यहां से हंगरी होते हुए
अपने भारतीय जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बुडापेस्ट के साथ संपर्क में है। यानी भारतीय एम्बेसी पूरे टाइम, ये रात को, आज रात की 12 बजे की न्यूज है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, हमने हंगरी के माध्यम से अपने भारतीयों को निकालने का रास्ता बना लिया है। रात 12:30 बजे की न्यूज है जिसमें कि हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, इन्होंने कहा है कि वी जस्ट स्पोक टू फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लेवरोव ऑफ रशिया ऑन यूक्रेन डेवलपमेंट। इन्होंने कहा है कि हमने रशिया के विदेश मंत्री से बातचीत की है और हमने बताया है कि डिप्लोमेसी ही केवल और केवल आप दोनों के युद्ध के बीच का समाधान हो सकता है। इन्होंने बकायदा यह कहा है, हाँ भाई जितने भी साथी लाइव हैं इस समय, एक बार सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी न्यूज अपडेटेड आएंगी मैं आपको देता चलूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आप लोगों के पास ऑटोमेटिक सूचनाएं पहुंचने लग जाएंगी। यह गुजारिश के रूप में हमारी मेहनत को जो हम रात भर बैठ करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसके प्रति आपकी पूरी सिंपैथी दर्ज कर ली जाएगी कि आप लोगों ने भी हमारी घटना को स्वीकार किया है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरी तरह से कहा है कि रशिया के और हंगरी के साथ हमारी पूरी बातचीत चल रही है और उन सब ने भारत का कोऑपरेशन करने की बातचीत की है। आप देख सकते हैं यह मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसकी सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसमें यह जरूर कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है, इसके बारे में जैसे भी सत्यता निकलेगी हम आपको बता देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई भी सूचना अगर आपके पास आती है, बिना सत्यता के उन्हें प्रसारित ना करें। एक और इस तरह की जो फोटो है वो वायरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ है कि 26 फरवरी 2022 के बाद में ऐसा योग बनेगा कि युद्ध की स्थिति बन जाएगी। किसी पंचांग का सा दृश्य वायरल हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जब तक किसी चीज के बारे में सत्यता प्रमाणित ना हो जाए उन्हें शेयर ना करें। यह छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इसे मान लीजिएगा। इसके साथ साथ पुतिन के द्वारा कहा गया है, पुतिन के साथ साथ रशिया, इसने फ्रांस ने भी बात करी है, लेकिन फ्रांस का बात करने का अंदाज अलग था। इसने इनको कहा है कि इमीडिएट मिलिट्री ऑपरेशन को रोक देना चाहिए, ऐसा फ्रांस ने कहा है। मैक्रोन कॉल्ड पुतिन टू डिमांड इमीडिएट हॉल्ट टू रशिया ऑफेंसिव इन यूक्रेन। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि हम मैक्रोन को सीरियसली लें, देखिए इन दिनों आप अगर देखना चाहें तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया है, अगर आपने वो देखा हो, सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से। अगर आपने देखा हो साथियों तो मैंने रिसेंटली एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि इमानुएल मैक्रोन एक उभरती हुई छवि के रूप में निकलते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहां पर मैक्रोन के द्वारा पुतिन को कॉल करके यह कहना कि आप युद्ध को तुरंत रोक दीजिए। वहीं पर भारत ने बातचीत करके क्या कहा कि दोनों टेबल पर बैठकर वायलेंस खत्म करिए। दोनों में अंतर है। इनके बोलने के अंदर एक ऑर्डर वाली बात है कि यदि नहीं रोका तो घातक परिणाम होंगे। भारत के कहने में था कि आपस की बातचीत ही समाधान तक ले जाएगी। फ्रांस की इस बात से उम्मीद की जा रही है कि फिर से फ्रांस एक बार लाइन क्रॉस करेगा और हो सकता है कि अमेरिका की जगह दुनिया को एक उम्मीद की किरण फ्रांस में दिखाई दे और यूक्रेन की तरफ से फ्रांस युद्ध में कूद पड़े, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को कहा है कि हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं। यदि यूक्रेन ने फ्रांस का आह्वान किया तो देखने लायक होगा। हो सकता है कि फ्रांस अपनी सेना समेत यूक्रेन के समर्थन में युद्ध में कूद जाए, और अगर ऐसा होता है तो फ्रांस दुनिया की एक नई उभरती हुई ताकत के रूप में सिद्ध हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों को यहां से देख लेनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली, ये अभी सुबह 4:17 की न्यूज है जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। हमारे द्वारा जितनी भी न्यूज आपसे ली जा रही है ये सारी न्यूज वो है, ये देख सकते हैं शाम सुबह 4:17 की न्यूज है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंटेंट टीम आप लोगों के लिए रात भर न्यूज इकट्ठी करती हुई आ रही है। पूरे समय आप लोगों के लिए एकदम सीक्वेंस में घटनाक्रम का ब्यौरा दिया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि 137 लोग पहले ही दिन में मारे जा चुके हैं, यानी कि 137 मौत हो चुकी हैं इसके अंदर, यूक्रेन के अंदर। यह आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ में। अब यहां पर महत्वपूर्ण है कि पुतिन के साथ में बातचीत जो है फ्रांस की हो चुकी है, पुतिन के साथ बातचीत जो है वो इंडिया की हो चुकी है, पुतिन के साथ बातचीत ईरान की भी हो चुकी है। याद रखिएगा, ईरान के साथ में जब P5 वाला जो समझौता है जिसको लेकर के
बाइडेन प्रशासन भी ज्यादा अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। याद होना चाहिए, ईरान के ऊपर काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट के माध्यम से अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लाद दिए थे, जिसके चलते हुए ईरान की करेंसी रियाल की जगह टोमान करनी पड़ी थी, क्योंकि पूरी तरह करेंसी एकदम डिवैल्यूएट हो गई थी। ऐसी स्थिति में ईरान ने भी पुतिन के साथ संवाद करके कहा है, और उम्मीद है कि इन दोनों ने आपस में बतियाया यही होगा कि बेटा चिंता मत करो, तुम तो युद्ध लड़ो। कारण यह है कि अमेरिका को तो हम पहले ही ठेंगा दिखा चुके हैं। इनके सैंक्शन के बावजूद भी ईरान ने सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और साथ में चीन के साथ मिलकर के जबरदस्त व्यापार किया। यह अपने आप में एक नई दिशा दिखाने के लिए इब्राहिम राइसी जो है, इन्होंने पर्टिकुलरली कॉल करके जो है वो पुतिन को समझा दिया है कि आप संघर्ष करो, पुतिन चच्चा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं टाइप से बात जो है मेरे प्यारे साथियों यहां पर निकल करके आ चुकी है। महत्वपूर्ण है, आप सभी साथियों को अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और लिंक में एक लिंक दिया जा रहा है, जल्दी से उस पर आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि रविवार के दिन सुबह 11 बजे एक कॉम्बैट होने जा रहा है, जिस कॉम्बैट में निश्चित ही प्रथम विनर को मैकबुक एयर, सेकंड विनर को आईपैड, थर्ड विनर को सैमसंग टैब, डेल लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। आपको एक टेस्ट देना है सुबह 11 बजे, अल्ट्रा कॉम्बैट के नाम से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसएससी के लिए भी आप लोगों का अल्ट्रा कॉम्बैट होगा दोपहर 12 बजे, फ्री टेस्ट है, केवल मेरा रेफरल कोड अंकित 10 डाल करके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों, जल्द ही आरएनए में मुलाकात होती है थोड़े ही समय 9:30 बजे। तब तक के लिए इंतजार करें, अपना प्यार बरकरार रखें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।